आज की इस वीडियो में देखेंगे इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन यानी नॉइज पोल्यूशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मटेरियल्स पर क्या पड़ेगा, जानवरों पर क्या पड़ेगा और देखेंगे कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन के बारे में। और जो कल वीडियो आई थी, मतलब जो भी इसके पहले वीडियो आई थी एनवायरमेंटल स्टडीज की, उसमें हमने आपको नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बताया था, उसके सोर्स के बारे में बताया था और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया था, उसकी यूनिट के बारे में भी बताया था। तो सिलेबस जो है आपका आज ही समाप्त हो जाएगा। जो चैप्टर नंबर 5 था यानी नॉइज पॉल्यूशन, वो आज की इस वीडियो में ही आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। हमने पहले बताया था बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में है नहीं, जल्दी आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आज की इस वीडियो में ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ध्यान रहे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। आखिर ध्वनि प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए कई टाइप्स हैं, इसमें किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा सबको थोड़ा समझते हुए चलिए कि इसमें कुछ लिखने वाला कोई बात है नहीं, आप लोग हमारी थोड़ा बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट प्रभाव है आपका इंटरफेरेंस विथ स्पीच। आप लोग इसे ना खुद सोच कर भी लिख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव आखिर होगा क्या। आप लोगों को बताया था हमने पिछले वीडियो में कि कहीं मार्केट में दो व्यक्ति अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप ही अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं और बगल में शोरगुल हो रहा है, तो क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों लोगों के बीच, क्या वो हो पाएगा सही से? नहीं हो पाएगा। तो यही सब है। तो इंटरफेरेंस विथ स्पीच यानी बातचीत में व्यवधान। तो ये क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति की बातों को सुन रहे होते हैं और उसी समय कहीं पर शोर उत्पन्न होने लगे, तो क्या होगा, क्या होगा, तो उस व्यक्ति की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, उस व्यक्ति की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी तो क्या होगा, इससे आपका इंटरफेरेंस विथ स्पीच यानी बातचीत में व्यवधान होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट आपका ये हो जाएगा। सेकंड आपका है लूज ऑफ हियरिंग। लूज ऑफ हियरिंग यानी सुनने की क्षमता में कमी आएगी। यानी अगर कहीं पर हाई स्पीड में यानी बहुत ही अधिक अचानक शोर होता है, तो वह किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बहरा भी बना सकता है। आप लोगों को यह अनुभव हुआ होगा कि कभी कभी आपके कानों में सीटी बजती है, अचानक जब बहुत तेज से शोर होता है तो आपके कानों में सीटी बजती है। तो ये सब आपके लूज ऑफ हियरिंग यानी आपको सुनने की क्षमता को भी कम कर सकता है। सेकेंड इफेक्ट आपका ये हो गया। थर्ड इफेक्ट आपका होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि शारीरिक प्रभाव, यानी शरीर पर भी इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे, पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम पूरा गहराई से बताएंगे। इसमें ये होता है कि प्रभाव जो है, इफेक्ट जो होता है नॉइज का, आपके शरीर पर भी होने लगता है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है इससे, एवं जो आपका रक्तचाप है वह भी बढ़ सकता है। यानी जब आपका अचानक शोर होता है ना, तो उसके जो रक्त के छोटे छोटे पॉइंट यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं वह उसको सिकोड़ देता है, जिससे क्या होता है आपको रक्त संचार कम हो जाता है और विभिन्न भागों में क्या होता है कि रक्त की मात्रा बहुत कम होने लगती है। उससे क्या क्या आपको थकान महसूस होगा, यानी आप लोग एक प्रकार से रोग से ग्रसित हो जाएंगे और कुछ नहीं। और क्या प्रभाव होता है आपके शारीरिक पर, जैसे कि अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट में देखा जाए तो जो भी आपका इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव जिसे आप लोग बोलते हैं, तो इसमें ये होता है कि अगर आप लोग उच्च शोर यानी हाई नॉइज में ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। चाहे वो पशु रहे या आप रहें, सबके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। इससे मानसिक तनाव भी आपके अंदर हो सकता है, जिससे आपको नींद भी कम आती है, किसी काम में आपका मन भी नहीं लगता है। ओके, और जिससे मुक्ति के लिए आप लोग क्या करते हैं, तनाव की मुक्ति के लिए आप लोग क्या करेंगे, अनेक प्रकार के सिगरेट, नींद की गोलियां खाएंगे, नशीली दवाइयां खाएंगे, मदिरा का सेवन करने लगेंगे। तो ये सब जान लीजिए आपके लिए सही तो है नहीं, बस आपका जो शरीर है उस पर ये सब प्रभाव डालेंगे। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट के अंतर्गत। अगला आता है साइकोलॉजिकल। देखिए दो दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग जो बताया हमने वही सब लिखिएगा। अगला इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मटेरियल्स पर प्रभाव का मतलब ये हो गया कि जो ध्वनि होता है उसका बहुत कम ही इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इफेक्ट पड़ता है जैसे बड़े बड़े भवने होते हैं, खिड़कियां होते हैं, उनके शीशे जो है टूट जाते हैं। अगर कहीं पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है
तो उसके उसी ध्वनि के कारण शीशे जो हैं वो सब चटक जाते हैं, या दीवार हैं जो आपकी छतें हैं उनमें क्या क्या दरारें भी आ सकती हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपकी आर्थिक हानि नहीं होती है, ओके। लेकिन जो शरीर वाली हानि है ना, शारीरिक हानि है, उससे ज़रा थोड़ा बच कर रहिएगा। तो ये सब आपके इफ़ेक्ट हैं, इन सब के बारे में आपके एग्ज़ाम में आएगा। सब हेडिंग डालकर खूब तनी मतलब बढ़ा चढ़ा कर एकदम गहराई से लिखिएगा। नंबर तो आपको मिलेगा, एग्जामिनर अच्छा मार्क्स आपको देगा ही देगा। अगला हम देखते हैं इसमें कंट्रोल के बारे में। इसको आगे हम लोग कंट्रोल करते हैं कैसे। तो कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इसमें भी कई प्रकार के हैं। कंट्रोल एट सोर्स, यानी सबसे पहले सोर्स को करना पड़ेगा, फिर मीडियम को भी, फिर रिसीवर को भी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल एट सोर्स। तो कंट्रोल ऑफ सोर्स यानी सोर्स के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो सोर्स यानी जैसे कि ध्वनि जिससे उत्पन्न होती है। तो आजकल जैसे गाड़ियां हो गई, जैसे बुलेट ही ले लीजिए, कितना आवाज़ करता है। उसपे बैठे हुए आदमी को लगता है कि हाँ हम बहुत ही राजाशाही तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, चल तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा पर्यावरण का भी ध्यान देना चाहिए। हमें नहीं कह रहे हैं किसी को कि आप लोग बुलेट ना लें, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा पर्यावरण पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उसमें भी अनेक प्रकार के आजकल साइलेंसर आते हैं। अनेक प्रकार के आजकल साइलेंसर आने लगे हैं, अनेक प्रकार के विकसित कर दिए गए हैं साइलेंसर, जिनका यूज करके भी आप लोग उन सब आवाज़ों को कम कर सकते हैं। और जो घर्षण से उत्पन्न शोर होते हैं, जैसे कहीं पर कोई मशीन कटाई कर रही है, उसमें से खड़ 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर भी व्यवस्था है, लुब्रिकेशन की व्यवस्था है, उसको लगा दीजिए, थोड़ा कम आवाज़ करेगा। और क्या है कि जो आपका ध्वनि होता है, मशीनें चलती हैं अनेक प्रकार की फैक्ट्रियों में, पुरानी होने लगती हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग लुब्रिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब आपके सोर्स के अंतर्गत आएंगी। कंट्रोल एट सोर्स यानी स्रोत पर आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। और क्या होता है, सोर्स कम करने वाले पदार्थों में जैसे राख के सांचे होते हैं, शीशा होते हैं, ईंटें होते हैं, या प्लास्टर, ये सब आपके आ जाते हैं। तो इन सब का भी यूज आप लोग कर सकते हैं। अब आगे आपका आएगा कंट्रोल एट मीडियम, यानी माध्यम पर भी नियंत्रण करना चाहिए। तो माध्यम पर नियंत्रण, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो ध्वनि के चलने की दिशा, यानी जो ध्वनि के ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन जो पथ होती है, उसको हम बदल कर उसको ऐसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिससे यह आपके पास नहीं पहुंच पाए। मान लीजिए यहाँ से हम हल्ला कर रहे हैं और बगल के कमरे में कोई पढ़ रहा है, तो हम कुछ ऐसा करें कि उस रूम में ना जाए। तो हम क्या करेंगे, जो आपका आवाज़ है, आपके जाने की दिशा है, उधर हम फैन लगा दें तो आपका आवाज़ उधर नहीं जाएगा, लेकिन फैन का आवाज़ जाएगा, तो उससे नहीं, आपका आवाज़ जो है उसको हम किसी दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। जैसे कि लोकेशन, फर्स्ट इसमें आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आ जाएगा लोकेशन, कैसे कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। लोकेशन यानी स्थिति। इससे क्या होता है, इसमें जो स्रोत होता है और जो प्राप्त प्राप्त करता है, यानी जो ध्वनि को प्राप्त करेगा, मान लीजिए हमने उत्पन्न किया, दूसरा वो प्राप्त करने वाला है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी को हम बढ़ा तो सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो स्रोत से ध्वनि होती है वह सभी दिशाओं में समान रूप से जाती है। सॉरी, सभी दिशाओं में वह समान रूप से नहीं जाती है। सभी दिशाओं में वह समान रूप से नहीं जाती है। तो क्यों ना हम दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दें। सेकंड आपका आता है इसमें बिल्डिंग लेयर। वो तो पढ़ाई के लिए हो गया। सेकंड आपका इसमें आता है बिल्डिंग लेयर। तो बिल्डिंग लेयर क्या होता है, ध्यान से लिख लीजिए, बिल्डिंग लेयर। इसमें क्या होता है, यह ऐसा होना चाहिए कि जो कमरे का शोर रहे वह बाहर तो जाए, कमरे का शोर जाए, जो शोर है वह न तो बाहर जाए और न तो बाहर का शोर अंदर आए। ये ध्यान दीजिए, अगर आप लोग अपने कमरे में शोरगुल कर रहे हैं तो ऐसा उसको बनवाइए कि आपके अंदर का शोर बाहर ना जाए और ना तो बाहर का शोर आपके कमरे तक आ पाए। हो गया। और इसमें हो गया। फिर और इसमें आता है आपका एब्जॉर्प्शन, एक वर्ड आता है, क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, इसका हिंदी होता है अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। यह क्या होता है, इससे जो शोर उत्पन्न करने वाली मशीनें होती हैं उनको एक कमरे में हम लोग रख देते हैं। जो शोर करने वाली मशीनें होती हैं उनको हम लोग एक कमरे में रख लेते हैं। और क्या होता है, और उनकी दीवारों, फर्शों या जहाँ पर भी वो रखी जाती है वहाँ पर हम लोग अवशोषक का यूज करते हैं। अवशोषक कई टाइप्स के होते हैं, वाटर शोषक होते हैं, एयर होते हैं, और ये ध्वनि के शोषक भी आजकल आने लगे हैं। तो इन सब का उपयोग करके भी हम लोग ध्वनि की तीव्रता को कम कर सकते हैं। चलिए लास्ट में आप लोग देख लीजिए, लास्ट में आपका आता है यहाँ पे कंट्रोल एट रिसीवर।
क्या है, कंट्रोल एट रिसीवर, यानी जो आपका प्राप्त करता है उस पर भी नियंत्रण करना जरूरी होता है, इससे भी कमी लाई जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बाय प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जो कर्ता पर नियंत्रण होता है वह उपकरण लगाकर भी ध्वनि में कमी ला सकते हैं। तो पहला है रक्षात्मक यंत्रों द्वारा, जैसे कि तेज शोर से बचने के लिए हम लोग कानों पर क्या क्या करते हैं, ध्वनि रोधी हेलमेट लगा सकते हैं, यही सब तो है। या मशीन वाले कमरे में है तो छोटा सा आवरण बनाकर भी हम लोग अपने कानों में लगाकर उससे हम लोग बच सकते हैं। सेकंड इसमें आ जाएगा आपका परमिसिबल नॉइज पीरियड, यानी अनुमान्य शोर अवधि, यानी आप लोग इतना ही शोर करें जितना आपका कान उसको सही प्रकार से सह सके। ओके। थर्ड इसमें आ जाएगा कि लोगों को हम शिक्षित करके भी ध्वनि पर काबू पा सकते हैं, यानी बिना मतलब का कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, बिना मतलब का कोई गाली गलौज ना करें जिससे कि आवाज़ें उत्पन्न हो, बिना मतलब का डीजे गाना बाजा ना चलाया जाए, तो इससे भी ध्वनि पर कमी हो सकती है। और क्या है कि जो अनेक प्रकार के भवन हैं उनके सामने वृक्ष के पेड़ भी लगाए जाने चाहिए, इससे भी थोड़ा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग आसानी से सब समझ लीजिए। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। अभी तक तो आप लोग इससे लिखते होंगे पहले से ही। तो ये सब जब ऐसे उससे लिखते थे तो वही सब है और कुछ आपका है नहीं, तो पूरा ये थियोरेटिकल पार्ट है जिसे आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे, एग्जाम में लिख कर रहेगा, एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। तो यहीं पर यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आने वाला जो चैप्टर है आपका उसमें शायद कई प्रकार के रूल्स दिए गए हैं, यानी इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस हैं, यानी पर्यावरण नियम हैं, कानून हैं, विधान हैं, तो वो सब देखेंगे। और उस वह चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वहाँ से 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके।